खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग में फंडिंग करने का भारत पर लगाया इल्जाम। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली से किया खिताब। अखिलेश यादव ने आजम खान की जेल से रिहाई का किया खैर मकदम। कहा पार्टी को इख्तियार मिलने पर उनके खिलाफ तमाम झूठे मुकदमात लिए जाएंगे वापस। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में 558 इमदाद याफ्ता मदारिस के खिलाफ इक्तसादी जुराइम विंग की तहकीकात पर लगाई रोक। मलयालम स्टार मोहनलाल को दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा किया। शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, विक्रांत मैसी और दीगर शख्सियात ने हासिल किया नेशनल अवार्ड। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग में फंडिंग करने का भारत पर इल्जाम लगाया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 80वें इजलास में ट्रंप ने कहा कि चीन और भारत रूसी तेल की खरीदारी जारी रखते हुए जंग के बुनियादी फंडर्स में शामिल हैं। ट्रंप ने कहा कि अगर रूस जंग के खात्मे के लिए कोई मुआहदा करने के लिए तैयार नहीं है तो अमेरिका एक बहुत ही मजबूत टैरिफ लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है। Now is how many more lives will be needlessly lost on both sides. China and India are the primary funders of the ongoing war by continuing to purchase Russian oil. But inexcusably, even NATO countries have not cut off much Russian energy and Russian energy products, which, as you know, I found out about 2 weeks ago, and I wasn't happy. Think of it. They're funding the war against themselves. Who the hell ever heard of that one? In the event that Russia is not ready to make a deal to end the war, then the United States is fully prepared to impose a very strong round of powerful tariffs, which would stop the bloodshed, I believe, very quickly. But for those tariffs to be effective, European nations, all of you are gathered here right now, would have to join us in adopting the exact same measures. कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी हुकूमत पर बेरोजगारी और वोट चोरी के संगीन इल्जाम आयद किए हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में नौजवानों की सबसे बड़ी मुश्किल रोजगार की कमी है और उसका बराह रास्त ताल्लुक वोट चोरी से है। उनके मुताबिक जब कोई हुकूमत अवाम का एतमाद जीत कर इक़्तिदार में आती है तो उसकी पहली जिम्मेदारी होती है कि नौजवानों को रोजगार और बेहतर मौके फराहम करे। लेकिन बीजेपी हुकूमत ने ऐसा करने के बजाय इंतखाबी अमल को ही दागदार बना दिया है। समाजवादी पार्टी के सीनियर रहनुमा आजम खान 23 माह के तवील अरसे के बाद सीतापुर जेल से रिहा हो गए हैं। आज उनकी रिहाई के मौके पर जेल और आसपास के इलाकों में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे ताकि किसी भी किस्म के हंगामे या बदनज़मी से बचा जा सके। आजम खान को सख्त सिक्योरिटी के दरमियान गाड़ी में बिठाकर जेल के अहाते से बाहर निकाला गया। जेल के बाहर उनके अहलखाना और हामी मौजूद थे। आजम खान पर जुमला 72 मुकदमात दर्ज हैं, जिनमें ज्यादातर मुकदमात में उन्हें जमानत मिल चुकी है। वो अक्टूबर 2023 से सीतापुर जेल में कैद थे। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। अच्छा, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि बसपा ज्वाइन करेंगे, इस तरह की अफवाहें पूरे प्रदेश में फैल रही हैं आपको लेकर। अब इस पर अभी कुछ कह तो सकता नहीं मैं। क्या अखिलेश यादव से किसी तरह से कोई बात हो पाई आपकी? जेल से बात नहीं हो पाती है। तो अब सियासत में किस तरह से आजम खान आएंगे? अभी तो इलाज करेंगे, अपना सेहत ठीक करेंगे, उसके बाद सोचेंगे। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने आजम खान की जेल से रिहाई का खैर मकदम किया और ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश में पार्टी के इख्तियार में आने के बाद उनके खिलाफ तमाम झूठे मुकदमात वापस लिए जाएंगे। अखिलेश ने कहा कि आजम खान न सिर्फ पार्टी के बानी रुकन हैं बल्कि उन्होंने समाजवादी तहरीक में भी कलीदी किरदार अदा किया है।
आज ही हम लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब उनकी भी रिहाई हो चुकी है। इसके लिए मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं और यही हम समाजवादियों का भरोसा था कि कोर्ट न्याय करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में एक भी झूठा मुकदमा या इस तरह का सरकार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की और वहां का विधायक, खासकर जो रामपुर का विधायक, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के और एक ऐसा अधिकारी जिसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन कम बोला है मैंने, लगातार मिला है, वो अन्याय नहीं करेंगे। हमारे समाजवादियों के लिए खुशी का समय है कि जहां पर वो आज रिहा होकर के आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में 558 इमदाद याफ्ता मदारिस के खिलाफ इक्तिसादी जुराइम विंग EOW की तहकीकात पर रोक लगाती है। EOW उन मदारिस के खिलाफ मोहम्मद तलहा अंसारी नामी एक शख्स की शिकायत और NHRC की हिदायत पर इंसानी हुकूक की मुबैना खिलाफ वर्जी की तहकीकात कर रहा था। अदालत ने अहकामात पर रोक लगाते हुए NHRC के साथ साथ शिकायत कुनिंदा को नोटिस जारी करते हुए केस की अगली तारीख 17 नवंबर मुकर्रर की है। मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को आज दिल्ली में मुनक्किदा नेशनल फिल्म अवार्ड में दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मोहनलाल को इस बावकार अवार्ड से सरफराज किया। फिल्म इंडस्ट्री में 4 दहाइयों से ज्यादा का तजुर्बा रखने वाले अदाकार ने विज्ञान भवन में इस अवार्ड को कबूल किया और हाजरीन की तरफ जबरदस्त दाद हासिल की। इस मौके पर मोहनलाल ने अपने तासुरात का भी इजहार किया। I believe this is a destiny's gentle hand allowing me to accept this award on behalf of all those who have shaped Malayalam cinema with their vision and artistry. To be honest, I never dared to dream of this moment, not even in my wildest dreams. And so this is not a dream come true. This is something far greater. It's magical. It's sacred. तो आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नेशनल फिल्म अवार्ड तकरीब मुनक्किद की गई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के हाथों ये अवार्ड्स दिए गए। अवार्ड्स पाने वालों में शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, विक्रांत मैसी, करण जौहर और फिल्मी दुनिया से जुड़ी दीगर शख्सियात शामिल थी। चंद चाइल्ड आर्टिस्ट को भी एजाज से नवाजा गया। शाहरुख खान ने अपने 30 साल से ज्यादा के फिल्मी करियर के दौरान पहला नेशनल अवार्ड हासिल किया। शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए बेहतरीन अदाकार का अवार्ड दिया गया, जबकि विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए यह एजाज दिया गया। रानी मुखर्जी को बेहतरीन अदाकारा का एजाज दिया गया। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने अवार्ड हासिल करने वालों को मुबारकबाद पेश की। एक फिल्म को बनाने में बहुत से लोग कठिन परिश्रम करते हैं। मैं पुरस्कार विजेताओं से अनुरोध करती हूं कि वे अपनी टीम के प्रत्येक सदस्यों को, सेट पर काम करने वाले श्रमिक भाई बहनों तक मेरी बधाई पहुंचाएं। आपकी सफलता में उन सब का योगदान रहता है। उनके प्रति सम्मान और संवेदनशीलता का भाव रखना फिल्म उद्योग के वर्क कल्चर का हिस्सा होना चाहिए। आज के पुरस्कार विजेताओं में एक तरफ जाने माने स्टार एक्टर्स और फिल्म मेकर्स है, तो दूसरी तरफ टैलेंटेड यूथ है। मैं आप सभी को फिर से बधाई देती हूँ। युवा प्रतिभाओं में संवेदनशीलता और जागरूकता देखकर भारत के सुदृढ़ भविष्य के प्रति आस्था मजबूत होती है। देवियों और स्वजनों, बच्चों पर, विशेषकर बेटियों पर केंद्रित फिल्मों को प्रोत्साहित करने के लिए मैं इस पुरस्कार समारोह से जुड़े लोगों की सराहना करती हूँ। आज 6 बाल कलाकारों को पुरस्कार दिए गए हैं। मैं आप सभी प्रतिभाशाली बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद देती हूँ।
रामलीला में रावण की बीवी मंदोदरी का किरदार अदा करने के लिए अदाकारा पूनम पांडे को मुंतखब किए जाने पर तनाज़े के दरमियान लव कुश रामलीला कमेटी ने पूनम पांडे को रामलीला से हटाने का फैसला किया है। कमेटी ने कहा कि पांडे को हटाने का फैसला अवामी जज्बात का एहतराम करते हुए किया गया। मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे अभिषेक आनंद से इस मामले पर रामलीला कमेटी के सदर अर्जुन कुमार से खास बातचीत हुई। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार जी हैं। सर, पूनम पांडे को लेकर के मंदोदरी का रोल जो उनको आपने दिया था, कमेटी की तरफ से अपॉइंट किया गया था, लेकिन इसको लेकर के तमाम विवादें खड़े हो गए। कैसे आप देखते हैं इसको? देखिए, समाज के अंदर विवाद होना, क्योंकि हर व्यक्ति की सोच अलग अलग है। जिस व्यक्ति की सोच अलग अलग है, तो सोच के साथ जब अलग अलग सोच है, तो सोच के अंदर आधे लोगों का निर्णय एक तरफ था, आधे लोगों का निर्णय एक तरफ था। रामलीला का काम जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं। इसलिए लव कुश रामलीला कमेटी ने निर्णय लिया कि इस बार पूनम पांडे जी को ये किरदार के लिए ड्रॉप किया जाए। सर, जब ये पूनम पांडे का जब नाम आया तो तमाम साधु संत जो हैं वो एक फाड़ हो गए, लगातार विरोध भी किए, वीएचपी की तरफ से विरोध किया गया। क्या इसी मुद्दे को ध्यान में रख करके आप लोगों ने ये निर्णय लिया कि उनका नाम को इसमें से हटा देना चाहिए? देखिए, साधु संत जब दो फाड़ हुए तो उन्होंने समाज के अंदर भी दो फाड़ कर दिए, और जब समाज के अंदर भी दो फाड़ कर दिए तो ऐसा लगा कि समाज को तोड़ने की बात हो रही है। प्रभु राम का संदेश है समाज को जोड़ना, इसीलिए रामलीला कमेटी ने निर्णय लिया कि इस बार उनको ड्रॉप किया। सर, आखिरी सवाल ये है कि अब आने वाले समय, क्योंकि काफी कम समय रह गया है, रामलीला वैसे शुरुआत हो चुका है, कम समय रह गया है, आगे के क्या कुछ निर्णय है मंदोदरी का रोल देने के लिए? क्या पूनम पांडे को जो है वो कोई दूसरा रोल मिलेगा या मंदोदरी का रोल किसी और को दिया जाएगा? निश्चित रूप से मंदोदरी का रोल किसी और को दिया जाएगा, और इसके लिए कल हमारी स्क्रीनिंग कमेटी दोबारा मिलेगी और कई नामों पर चर्चा होगी, और जो भी नाम डिसाइड होगा आपको अवगत कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट बलवंत के साथ अभिषेक आनंद, मुंसिफ टीवी, दिल्ली। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने बीजेपी कारकुनों के साथ पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मुकामी मुलाजमीन के साथ अपने हल्का इंतखाब में सफाई मुहिम का आगाज किया। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के लोगों से अपील की कि वो पोस्टर लगाने या दीवारों पर लिखने से गुरेज करें, क्योंकि इससे दिल्ली की खूबसूरती खराब होती है। उन्होंने यह भी कहा, आइए हम इज्तिमाई तौर पर अपने दारुल हुकूमत को साफ, सरसब्ज और खुशहाल बनाने का अज़्म करें। ये शहर हमारा है, ये देश हमारा है, और इस देश को यदि हम कुछ भी कूड़ा फेंकते हैं, मैं देख रही हूँ यहाँ वहाँ पड़े हुए हैं, यहाँ वहाँ पानी की बोतलें पड़ी हैं, सोने पत्तल पड़े हैं, भंडारे करके हम वहीं छोड़ देते हैं, पोस्टर चिपके, ये सब इस शहर को गंदा करते हैं। और एक दिन 1 घंटे की स्वच्छता से ये लगातार करने वाला काम है। सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आज हमने रिंग रोड की ये ड्राइव की है, और पूरी रिंग रोड में हर जगह पे आज दिल्ली के लोग स्वच्छता चला रहे हैं। हजारों लोगों ने आज इसमें पार्टिसिपेशन किया है, और मैं सोचती हूँ कि ये सारा का सारा ड्राइव ये काम लगातार करने वाला है। संस्थाएं करें, पार्ट करें, जनप्रतिनिधि करें, अधिकारी करें, हर व्यक्ति के करने वाला काम है, रोजाना हर घड़ी करने वाला काम है। तभी हमारा ये शहर साफ सुथरा रह पाएगा। मेरा फिर से सभी दिल्ली वासियों से निवेदन है कि कृपया करके वॉल राइटिंग और पोस्टर लगा करके शहर को गंदा ना। पंजाब में सेहत स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज शुरू हो चुका है। पंजाब के वजीर सेहत डॉक्टर बलबीर सिंह का कहना है कि हर खानदान को 10 लाख रुपए का कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। खानदान के तमाम अफराद के लिए इनफरादी कार्ड भी बनाए जाएंगे। इस स्कीम से इस्तेफादा करते हुए पंजाब की अवाम बेहतर से बेहतर तिब्बी मराकज़ में अपना मुफ्त इलाज करा सकती है। ये माननीय मुख्यमंत्री साहब का ऐतिहासिक फैसला है। ये मुख्यमंत्री सेहत योजना, इसमें 10 लाख का जो हेल्थ इंश्योरेंस कवर है वो पर फैमिली के लिए है, 65 लाख फैमिलीज के लिए है। 3 करोड़ लोगों के कार्ड बनेंगे, फैमिली के हर एक मेंबर का कार्ड बनेगा। और भगवान न करे उनको कोई ऐसी बीमारी हो जाए जो बहुत महंगा इलाज है, वो जाके हॉस्पिटल में 10 लाख रुपए तक का अपना इलाज करा पाएंगे, और निःशुल्क है और कैशलेस है, और उनको मतलब इसके लिए कोई उनको प्रीमियम नहीं देना, कोई को पेमेंट नहीं है, और इससे लोगों को बहुत
फायदा होगा, लोग कर्जाई नहीं होंगे, दे विल नॉट स्लिप बिलो द पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे नहीं जाएंगे, उनको अपना घर गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, जमीन गहना बेचना नहीं पड़ेगा। तो अगर भगवान ना करे कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसका इलाज महंगा हो, तो वो जाके जो मुख्यमंत्री से योजना का जमियत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी की हिदायत पर जमियत रिलीफ सेंटर लुधियाना से तकरीबन 50 लाख रुपए मालियत के इमदादी सामान पर मुश्तमिल 30 ट्रकों का काफिला पंजाब के सैलाब मुतासिरा अजला की जानिब रवाना किया गया। इस काफिले की क़यादत जमियत उलमा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के नाज़िम आला मौलाना मोहम्मद यहिया करीमी ने की है। मकामी सिख बिरादरी ने जमियत उलमा हिंद की खिदमत खल्क के जज्बे की सताइश की है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने उत्सव अभियान में हिस्सा लिया है। ये बचत उत्सव अभियान देश भर में चल रहा है। बताते चलें, सदर बाजार पहुंचकर वज़ीर आला ने ताजिरों और अवाम से बातचीत भी की। कारोबारी बिरादरी और अवाम ने GST स्लैब में कमी के जरिए फराहम होने वाली राहत पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत का भी शुक्रिया अदा किया। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के राजपुरा रोड इलाके में मकामी ताजिरों से मुलाकात की और GST इस्लाहात के बारे में तफसील से तबादला ख्याल किया। पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि ताजिरों को जो हौसला अफजाई हमने की है वो देसी मसनूआत को तरजीह दें और सारिफीन को GST की नई शरहों के बारे में आगाह करें। लाल किले से कहा था, उन्होंने देशवासियों के नाम अपने संबोधन में कहा था कि जल्दी ही GST में जो है ऐसा प्रावधान किया जाएगा कि देशवासियों को उसका लाभ होगा, आम नागरिकों को लाभ होगा, मध्यम वर्ग के लोगों को लाभ होगा और उच्च वर्ग के लोग भी उससे लाभान्वित होंगे। तो ये जो GST का रिडक्शन है ये 22 सितंबर कल से लागू हो गया है, नवरात्र के पहले दिन से, और इसके कारण से सभी को बड़ा लाभ हो रहा है और जो आवश्यक वस्तुएं, उपयोग की वस्तुएं सभी अब सस्ती हो गई हैं और इससे बहुत बड़ी सेल भी होने वाली है। मैं बहुत सारे यहाँ पर स्टोर पर गया हूँ, दुकानों पर गया हूँ, तो मुझे उन्होंने सबने बताया है कि इसका बहुत बड़ा असर दिखाई दे रहा है। लोग मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि व्यापारियों की भी मांग थी कि इस पर रिडक्शन हो। ऐतिहासिक और क्रांतिकारी निर्णय लिया गया है। ये लोगों की बचत का भी एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा और इससे GST भी बढ़ेगी और GST में भी संग्रहण अधिक होगा क्योंकि सेल अधिक होगा। दिल्ली हज कमेटी के चेयरपर्सन कौसर जहां ने GST इस्लाहात पर अपना रद्दअमल जाहिर किया। कौसर जहां ने कहा कि नई तब्दीलियों के बाद खानदान बहुत पैसा बचा सकेंगे। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया पर टैक्स में कमी आएगी जिससे सारिफीन और दुकानदारों को मदद मिलेगी। जी हाँ, देखिए जो नए बदलाव हैं उनसे परिवारों को पैसों में बचत करने में बहुत मदद मिलेगी। अधिकांश दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं हैं उन पर जो है टैक्स की बचत होगी, कटौती होगी, तो जाहिर सी बात है ग्राहकों को और दुकानदारों को इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। और जैसे कि माननीय PM साहब ने बचत उत्सव के साथ साथ स्वदेशी का भी आह्वान किया है, तो हम लोगों को जो है मेरे ख्याल से सबको जो है रोज़मर्रा के जीवन में जो है और प्लस जो आजकल त्योहारों का सीज़न है तो जो भी शॉपिंग है। कोलकाता में बारिश ने कहर ढाया है। इस दौरान बिजली का करंट लगने से 10 अफराद की मौत हो गई। शदीद बारिश से सड़कों पर पानी जमा होने से बड़े पैमाने पर ट्रैफिक की नकलो हरकत मुतासिर हुई और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई मकानात में पानी दाखिल हो गया। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने बारिश को गैर मामूली करार दिया और मुतल्लका इदारों की तरफ से राहत व बचाव कामों में लापरवाही पर उनको तनकीद का निशाना बनाया। पानी जमी हुई है और कुछ दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। इस समय जरूरत है संवेदना की, सहानुभूति की और एक्शन काम की, जो कलकत्ता नगर निगम भी कर रही है, जनप्रतिनिधिगण भी कर रहे हैं। सऊदी कौमी दिन के मौके पर दिल्ली में सऊदी सिफारत खाने में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। हिंदुस्तान में सऊदी सफीर को मुबारकबाद देने के लिए कई अहम शख्सियात ने सऊदी सिफारत खाने का दौरा किया और हिंदुस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया। इस मौके पर सऊदी अरब और हिंदुस्तान के कौमी तराने बजाए गए।
जो दोनों ममालिक के दरमियान करीबी ताल्लुकात और सकाफती तबादले को जाहिर करते हैं। तकरीब में मौजूद मुअज़्ज़िज़ीन ने सऊदी अरब की पेशरफ्त और तरक्की की तारीफ की और दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को बढ़ाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी अरब ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो फ्रांस और अमन की हामी तमाम रियासतों के साथ अपनी शराकत जारी रखेगा ताकि रियासती हल के इत्तेहाद के नताइज पर अमल दरामद की निगरानी की जा सके, गजा के जंग के खात्मा हो सके। सऊदी अरब ने उन ममालिक के मौक़िफ़ को सराहा जिन्होंने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया है या उसके एतराफ़ के अज़्म का ऐलान किया है। मुमलिकत ने बाकी ममालिक पर जोर दिया कि वो भी ये तारीख़ी कदम उठाएं। जनूबी कश्मीर के नौजवान फाइटर ओवैस याकूब ने चीन में इंटरनेशनल MMA चैंपियनशिप जीतकर तारीख रकम कर दी है। ओवैस की कामयाबी न सिर्फ पुलवामा बल्कि पूरे कश्मीर के लिए फख्र का लम्हा है। ओवैस याकूब की शानदार जीत ने नौजवानों को एक नया हौसला दिया है और ये साबित किया है कि लगन और मेहनत से ख्वाबों को हकीकत बनाया जा सकता है। आप देखिए पुलवामा से सदादिल मुश्ताक की रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ। ये लम्हा किसी ख्वाब से कम न था। जनूबी कश्मीर के एक छोटे से गांव मरन पुलवामा से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान ओवैस याकूब चीन के शहर ग्वांग जू में रिंग के अंदर दाखिल हुआ और चंद ही लम्हों बाद अपने हरीफ को शिकस्त देकर आलमी सतह पर तारीख रकम कर दी। बहरीन बेस्ट वीडियो कॉम्बैट फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम होने वाले इस इंटरनेशनल MMA चैंपियनशिप में ओवैस ने फिलिपाइन की फाइटर अयान पाल चोकू लोरा का सामना किया। मैच शुरू होने के सिर्फ 3 मिनट और 6 सेकंड के बाद ओवैस ने अपने हरीफ को टेक डाउन करके ताबड़तोड़ पंच मारे। लोरा के पास कोई रास्ता न बचा और उसे टैप आउट करके शिकस्त तस्लीम करना पड़ी। यह लम्हा सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि बरसों की मेहनत, सब्र और जिद्दोजहद का सबूत था। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद है ओवैस याकूब। ओवैस याकूब, आपका खैर मकदम है। मुझे तो हाल ही में जो आपने बैनुल अक़वामी सतह जो चीन में जो आपने फाइट खेली है, तो कैसा वहाँ पे किस तरह का माहौल रहा और आपने वो फाइट जीती है, तो क्या कुछ सफर रहा? बहुत शुक्रिया पहले यहाँ के लोगों का, कश्मीर का, जिन्हें मुझे सपोर्ट किया। मैं पहली बार मैंने लोगों को एक्साइटेड देखा है इतना ज़्यादा। पहले मैं देखता था कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था या जब लोग इतने ज़्यादा मतलब क्रिकेट की तरफ जाते थे, मैंने देखा था कि तब वो इतने क्रेजी होते थे। लेकिन आज मैंने देखा कि उससे भी ज़्यादा वो मतलब मुझे फ़ोन कर रहे थे बार बार कि हम वेट कर रहे हैं। यहाँ पे LCDs लगे हुए थे और बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश था और मुझे पता था कि जब मुझे लोग सपोर्ट करते हैं और दुआ करते हैं तो मैं जीतूंगा इंशाल्लाह। तो मैंने फाइट खत्म कर दी, तो बहुत ज़्यादा खुशी है। ओवैस का मार्शल आर्ट सफर 2013 में ताइक्वांडो से शुरू हुआ। एक दहाई में उन्होंने 11 नेशनल गोल्ड, 6 सिल्वर मेडल्स और 17 रियासती टाइटल्स अपने नाम किए। साल 2018 में उन्हें चैंपियनशिप ऑफ चैंपियंस और बेस्ट फाइटर बॉय जैसे एजाज़ात से नवाजा गया। 2022 में उन्होंने भारत की नुमाइंदगी करते हुए एस्क्रीमा यानी फिलिपाइनी स्टिक फाइटिंग में कांसे का तमगा जीता, जो ओवैस की पहली बड़ी बैनुल अक़वामी पहचान थी। MMA में दिलचस्पी उन्हें उस वक्त हुई जब उन्होंने UFC में लेजेंड खबीब मेदोफ को फाइट करते हुए देखा। खबीब की लगन और अंदाज ने ओवैस को बहुत मुतासिर किया और ओवैस ने MMA को प्रोफेशनल कैरियर के तौर पर अपनाने का फैसला किया। कश्मीर में अगर आप बोलेंगे सलाहियतें कहाँ, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा जो सलाहियतें हैं और जो जेनेटिकली हम स्ट्रॉन्ग है वो कश्मीर है। कश्मीर में अगर आप थोड़ा सा भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसका रिजल्ट आपको बहुत ज्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू जो बाकी एरियाज है। जैसे आप देखो हरियाणा में आप 100 मीटर की दूरी पे आप देखोगे एक स्टेडियम है, एक मतलब फैसिलिटीज है उनके पास में, तो लेकिन यहाँ पे उस लेवल की कोई फैसिलिटी उस लेवल की नहीं है। यहाँ पे तो MMA का अभी पता भी नहीं है लोगों को कि है क्या। तो तब भी अगर हम इतना कर पाते हैं ग्लोबली, हम पूरे इंडिया में जाके जो कोई इंडिया के दूसरे स्टेट नहीं कर पा रहे हम कर पा रहे हैं। आप देखोगे अगर हमारे पास फैसिलिटीज होगी और चीजें होंगी हमारे पास अवेलेबल, तो हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो इस मुकाम तक पहुंचने के लिए ओवैस याकूब को कितनी मेहनत लगी? जी मेहनत ही है, मतलब अल्लाह का फजल है। अल्लाह मुझे मतलब हमेशा कामयाब करता है, लेकिन साथ साथ में ये कि मैं जितनी भी चीज़ें इसके लिए ज़रूरत होती है, चाहे हार्ड वर्क हो, चाहे डिसिप्लिन हो, कंसिस्टेंसी के साथ मैं चीज़ें करता हूँ, सारी चीज़ें मिला के फिर अल्लाह पाक मुझे कामयाबी देते हैं। तो मतलब लेकिन हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर दिन कोई ना कोई
चीज दिमाग में रख के मैं और अपना गोल सेट करके मैं काम करता हूँ चीज पे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा अल्लाह साथ देता है इसी। 2023 में ओवैस ने प्रोफेशनल MMA में डेब्यू किया। मार्च 2024 में उन्होंने मोहम्मद अजीम मोखलिस को मुत्तफ़िक़ा फैसले से शिकस्त दी और अप्रैल 2024 में शिट्टी प्रतीक को तकनीकी नॉकआउट से हरा दिया। ताज़ा कामयाबी के बाद ओवैस का प्रोफेशनल रिकॉर्ड 1-3 हो गया है। ओवैस की जीत के बाद मरन गांव में जश्न का समा है। वाज़ेह है कि कभी जिंदगी के एक मरहले पर ओवैस मनफी सरगर्मियों जैसे पथराव में शामिल हो गए थे, लेकिन बरवक्त रहनुमाई और काउंसलिंग ने ओवैस को एक मुस्बत रास्ते पर डाल दिया और आज वो जिंदा मिसाल है कि मेहनत, अज़्म और लगन इंसान की ज़िंदगी को बदल सकती है। पुलवामा से मुनसिफ टीवी के लिए सैयद आदिल मुश्ताक की रिपोर्ट।